नमस्कार दोस्तों, बिग लर्निंग के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन पेपर आप लोगों को कराए हैं उन सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। क्यों ये इसलिए बार बार आपसे कहा जा रहा है क्योंकि आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कहीं ना कहीं क्या किए रिपीट हुए हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन को देखेंगे। एक चीज और, आपको एग्जाम में क्या फायदा होगा कि यदि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है तो क्वेश्चन पेपर को आपको करने से फायदा क्या होगा कि आपको एग्जाम में लगभग 20 से 30% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आने वाले हैं, जो आपको मुफ्त में यानी फ्री में ये पेपर आउट है। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन पेपर को देखिए, सॉल्व कीजिए, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पेपर की सीरीज की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि जब कोई भी विद्यार्थी एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रयास करता है और यदि उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो लोग उनको ताने सुनाते हैं, लोग उनको ताने मारते हैं और वो धाराशाही हो जाते हैं। यहां तक कि कभी कभी लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो आप लोग अपने अंदर धैर्य को बनाए रखें। आप इस तरह के सिलेक्शन होगा, लेट भले हो लेकिन सिलेक्शन होगा। उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि वे कहते थे कि जिंदगी को जीना आसान नहीं होता। वे कहते थे जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान हम कैसे बनाएं? तो जिंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ सब्र करें, कुछ बर्दाश्त करें और कुछ नजरअंदाज करें। समाज के लोग क्या कह रहे हैं उनको आपको नजरअंदाज करना है। आप घबराइए मत, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो आपके भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 2016 में, वो पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन है आपका, यहां पे आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित, यानी आपको पता है लोकसभा द्वारा पारित क्या कह रहा है, धन विधेयक के बारे में कह रहा है। धन विधेयक राज्यसभा द्वारा, हर एक वर्ड को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा। धन विधेयक यानी यहां पे आपके दो शब्द दिखने को मिल रहा है, एक धन विधेयक की बात कर रहा है, एक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है, यानी राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ठीक है, यदि आपको पता है कि धन विधेयक जो है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 110 क्या है, अनुच्छेद 110 की यदि हम बात करते हैं तो इसमें धन विधेयक रखा गया। यदि अब धन विधेयक जब लोकसभा में रखा जाता है, धन विधेयक जब भी प्रस्तुत किया जाता है किसी भी सदन में नहीं, हमेशा निम्न सदन यानी लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है या रखा जाता है। अब जब धन विधेयक पुनर्स्थापित करने की बात की जाती है तो धन विधेयक को पुनर्स्थापित जो हमारा संविधान है, संविधान का अनुच्छेद है 109(1) ठीक है, 109(1) के अंतर्गत धन विधेयक को राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है। यदि राज्यसभा धन विधेयक पे अपना कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, कितने दिनों के लिए, 14 दिन तक, यदि 14 दिन तक अपनी प्रतिक्रिया दे दिया तो ठीक है। यदि उस पर प्रतिक्रिया राज्यसभा नहीं देती है तो ऐसा मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने भी अपना क्या किया, अनुमोदन दे दिया। तो ठीक है, तो कितने दिनों के अंदर, 14 दिनों के अंदर। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वह बी होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है किसी जाति तथा जनजाति को, यानी कोई जाति है
या जनजाति है उसको क्या करना, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जात यानी यहां पर एससी की बात कर रहा है, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात कर रहा है। घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है, यानी जो संवैधानिक प्राधिकारी है तो कौन इनको घोषित कर सकता है। यहां के जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, भारत का राष्ट्रपति, क्या दिया है, भारत का राष्ट्रपति। दूसरा कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री। तीसरा पूछ रहा है समाज का कल्याण मंत्री, और चौथा कह रहा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। देखिए आयोग क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहां पर आपको फंसाने की कोशिश करेगा। जैसे आप यहां पर देखेंगे कि अनुसूचित जात की बात कर रहा है, अनुसूचित जनजात की बात कर रहा है, तो आप जब डी ऑप्शन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहां पर भी अनुसूचित जाति है और यहां पर भी अनुसूचित जनजाति, और किसकी बात कर रहा है, आयोग का अध्यक्ष। तो आपके मन में यह तुरंत क्लिक करेगा कि यही ऑप्शन सही होगा। लेकिन आप क्वेश्चन जब पढ़ें, जब भी प्रश्न आप सॉल्व करें तो बहुत ध्यानपूर्वक और सावधानी पूर्वक अपने जो आपके दिमाग के जो घोड़े हैं ना, उन घोड़ों को दौड़ाना शुरू करिए कि क्या सही, इसका सबसे सटीक और सही ऑप्शन क्या होगा। चलिए अभी हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इसका सही ऑप्शन क्या होगा हम देखते हैं। जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 341 एक एवं अनुच्छेद 342 एक के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति किसी कोई राज्य है या वो केंद्र शासित प्रदेश हो या स्टेट, यानी राज्य या संघीय क्षेत्र की बात करता है, उसके संबंध में यानी उस क्षेत्र का जो राज्यपाल होगा उस राज्यपाल से वो क्या करेगा, परामर्श मांगेगा। जब राज्यपाल अपना परामर्श दे देगा कि इस क्षेत्र के लोगों को क्या किया जाए कि जनजाति के क्षेत्र में रखा जाए या अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में, मतलब अनुसूचित जाति में रखा जाए या अनुसूचित जनजाति में रखा जाए, यदि राज्यपाल ऐसा राष्ट्रपति से कहता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसे स्वीकृति दे देता है और उसे क्या करता है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति मान लेता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा उसका सही ऑप्शन होगा ए। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी जो सूची 1 यहां पर दिया गया है सूची 2 को क्या करना है, मिलाना, चाहे ऐसे मिलाइए चाहे ऐसे चाहे ऐसे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या कह रहा है। सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कूट दिए गए हैं, यानी यहां पर आप देखेंगे कूट दिए गए हैं, कूट से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो आप देखिए पहला यहां पर कह रहा है संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है वित्त आयोग, सी ऑप्शन है वित्तीय आपातकाल, और डी ऑप्शन है अखिल भारतीय सेवाएं। अब मान लीजिए यहां पे आपको मिलाने को कह रहे हैं, यहां पे कूट दिए गए, तो इसको कैसे मिलाएं। पहला यहां पे दिया है संवैधानिक संशोधन, क्या दिया है, संवैधानिक संशोधन की बात कर रहा है। तो यदि आपको संवैधानिक संशोधन के बारे में नहीं पता है, मान लीजिए नहीं पता है कि संवैधानिक संशोधन किस अनुच्छेद में है, लेकिन कुछ ऐसे यहां पर आपके अनुच्छेद दिए गए हैं जिसके बारे में आप बार बार सुनते हैं, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं, आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है, वित्तीय आपात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आपने यहां पे सी ऑप्शन में देखा कि वित्तीय आपात की बात कर रहा है, तो वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में, आप देखेंगे अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। यदि इतना भी पता है कि 352 356 क्या है नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि हम वित्तीय आपात से, ठीक है, तो अनुच्छेद आपको यहां पर 360 दिख रहा है। यदि आप सी ऑप्शन के साथ एक को मिलाएं तो आप देखिए सी का किसके साथ कूट 1 मिल रहा है, तो सी के साथ आपका कूट 2 मिल रहा है, एक यहां पर मिल रहा है बी में और एक मिल रहा है सी। अब आप यहां पर 50-50% के क्या किए, क्वेश्चन को एलिमिनेट कर रही है, यानी आपका ना ए सही होगा ना डी सही होगा। अब आपके पास बचते हैं बी और सी ऑप्शन। अब हम अखिल भारतीय सेवा के बारे में मान लीजिए नहीं पता, वित्त आयोग पे चलते हैं। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो वित्त आयोग की बात करते हैं तो वित्त आयोग भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वह 280 की बात करता है।
वित्त आयोग किसमें? 280 में, ठीक है। और 280 में है, तो अब देखिए बी का 3 से किससे मिला है, तो बी यहां पर है और बी का 3, यानी आप देखेंगे बी और सी ऑप्शन हमने बोला था, तो यहां पर सी को देखें तो सी में 4 दिया है और बी में क्या दिया है? 3 दिया है। तो यानी यहां पर हम इससे हमें क्लियर हो गया कि हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा? वह उत्तर हमारा होगा बी सही होगा। क्या होगा? बी सही होगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। यानी हमारी जो संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं, संविधान में जब हम संशोधन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 368 में है। वित्त आयोग की बात करते हैं तो अनुच्छेद 280 की बात करता है। यदि वित्तीय आपात की स्थिति की बात करते हैं तो 360 में है। और अखिल भारतीय सेवा, अभी हम चर्चा करेंगे अखिल भारतीय सेवा क्या है, उसके बाद और कौन सी सेवाएं हैं, लोक सेवा आयोग, इन सब के बारे में चर्चा करें। तो अखिल भारतीय जो सेवा है, याद रखिएगा आप हमेशा, अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 में दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सरकरिया आयोग किसकी बात कर रहा है? सरकरिया आयोग की बात कर रहा है। सरकरिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? किसकी समीक्षा के लिए यह सरकरिया आयोग बनाया गया था, ठीक है। यानी कि पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य, दूसरा है बी ऑप्शन विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य, सी ऑप्शन कह रहा है केंद्र तथा राज्यों के मध्य, और डी ऑप्शन कह रहा है कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य। अब हम इसको पहले जानते हैं सरकरिया आयोग था क्या। आपको पता है कि हमारा जो देश है भारत, वह पहले अंग्रेजों के अधीन था। हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्रता मिली। 1950 में हमने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। उसके बाद देश में कई सारे चुनाव हुए और चुनावों के मध्य आप देखेंगे कि जब चुनाव हुए, सरकारें बनी, तो कांग्रेस का क्या था? वर्चस्व था लगभग 10 सालों तक। यानी 1960 के दशक की बात करते हैं। 1960 के दशक तक कांग्रेस का बोलबाला था। उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे क्षेत्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर सरकारें क्या हुई? बदलती गई। यानी अब कांग्रेस का जो समय था वो धीरे धीरे खत्म हुआ। उसके बाद यह जब हम बात करते हैं सरकरिया आयोग की बात करते हैं तो 1960 के दशक के यदि हम बात करते हैं तो भारतीय जो राजनीति थी, उस राजनीति के जो केंद्र राज्य में क्या हुआ? कुछ खट्टापन आने लगा। यानी उसमें मधुरता की स्थिति नहीं रह गई। क्यों नहीं रह गई? क्योंकि अब कांग्रेस की जगह और अन्य पार्टियां भी उसमें क्या हुई? आने लगी। जब अन्य पार्टियां आने लगी तो उसमें क्या हुआ? टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। और इस टकराव की स्थिति को दूर करने के लिए क्या किया गया? सरकरिया आयोग बनाया गया। तो किसके लिए? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा केंद्र तथा राज्य के मध्य सामंजस्य को बनाए रखने के लिए सरकरिया आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पूछ रहा है कि राज्य वित्त आयोग है एक। राज्य वित्त आयोग क्या है, इसकी बात कर रहा है। तो जब राज्य वित्त आयोग की बात कर रहा है यहां पर, तो राज्य वित्त आयोग क्या है? तो राज्य वित्त आयोग, जब वित्त आयोग की बात करता, हमने इससे पहले भी आपको चर्चा किया था कि कौन सा संवैधानिक है, कौन सा गैर संवैधानिक है, तो उसको आप देखिएगा। तो राज्य वित्त आयोग जो है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि विधिक संस्था है, बी ऑप्शन कह रहा है असंवैधानिक संस्था है, सी कह रहा है संवैधानिक संस्था है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो जो राज्य वित्त आयोग है, जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 में राज्य वित्त आयोग की चर्चा की गई। तो जब हम जिसकी चर्चा संविधान में किया गया है, पहले से है, तो क्या होता है? संवैधानिक निकाय है। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या है? सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? तो पहले समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते क्या होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते
विभिन्न देशों के मध्य होने वाला एक समझौता होता है जो कानूनी रूप से अनुबंधित राज्यों के लिए बाध्यकारी होता है। यानी हम किसी भी देश के साथ किसी भी प्रकार का डील कर रहे हैं या समझौता कर रहे हैं तो जितने राज्य हैं उनको उस बात को मानना जरूरी है, बाध्यकारी है, उसमें वो किसी भी प्रकार की मनाही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते, तो किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं? आप देखेंगे कि किसी देश के साथ हमारे व्यापार का समझौता होता है, किसी देश के साथ विज्ञान यानी जो साइंस एंड प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करते हैं वहां पर। फिर हम अपराध देखते हैं कि अपराध देश में बढ़ रहे हैं तो उसको नियंत्रण कैसे किया जाए, तो उसके लिए समझौते हैं। निशस्त्रीकरण के लिए, परिवहन के लिए और मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, अन्य देशों के साथ समझौता करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखें, जैसे व्यापार के लिए यदि हम समझौता करते हैं तो एफटीए है, एसपीटीए है, या जलवायु परिवर्तन यदि हम समझौता की बात करें जैसे पेरिस समझौता है, क्योटो प्रोटोकॉल है, तो इस प्रकार के कई सारे हम लोग क्या करते हैं, समझौता करते हैं। ठीक है, यह हुआ अंतर्राष्ट्रीय समझौता। तो इसकी बात किसमें है, तो पहला ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में क्या है, अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के बारे में क्या है, संसद को शक्ति दी गई है। ठीक है, तो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय समझौता इसमें नहीं होगा। ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। बी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 250। 250 में क्या है, आपातकाल की उद्घोषणा, यानी आपातकाल की जो उद्घोषणा करना है वो किस में है, अनुच्छेद 250 में। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, यानी दो ऑप्शन एलिमिनेट। अब आपके पास बचता है सी और डी। सी और डी में से एक कोई सही होगा। तो अनुच्छेद 252 क्या कहता है, अनुच्छेद 252 कहता है दो या अधिक राज्यों के लिए उसकी सहमति से क्या होना, विधि बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है, संसद के पास होगी। तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी ए से लेके सी तक का ऑप्शन क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ। और आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है डी, जो सही है। अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हम किसी देश के साथ करते हैं तो अनुच्छेद 253 में इसकी बात की गई है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। निर्वाचन आयोग क्या है, पहले हम उसे जानते हैं। किसका कह रहा है, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग क्या है, निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त और संवैधानिक संस्था है या प्राधिकरण है। संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का क्या करता है, संचालन करता है। आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव हैं, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो या राज्य विधान सभा की जो चुनाव होती हैं वो सारे निर्वाचन आयोग कराता है। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का, यानी पदों के लिए जो निर्वाचन है सारे जो भी संचालन होता है कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। तो आप देखेंगे कि अभी दिल्ली में हाल ही में क्या हुआ, एमसीडी का चुनाव हुआ। तो एमसीडी के चुनाव जो करता है वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। किसके अंतर उसका, यानी निर्वाचन आयोग क्या करता है, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पंचायती चुनाव होती है, यानी पंचायतों में जो मुखिया का चुनाव होता है, आप देखेंगे कि पंचायतों के चुनाव को कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। लेकिन लोकसभा के चुनाव है, राज्यसभा के चुनाव या राज्य विधानसभा के चुनाव है तो उसको निर्वाचन आयोग कराता है। ये हुआ निर्वाचन आयोग। आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, तो राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि अनुच्छेद 320 में इसका उल्लेख किया गया है या अनुच्छेद 322 में, अनुच्छेद 324 में या अनुच्छेद 326 में। तो हम जानते हैं अनुच्छेद 320 में क्या है। अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग को के कृत के लिए क्या है, यानी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में है। ठीक है, अनुच्छेद 322 में क्या है, अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग के बारे में है। ए डिफरेंट, यानी जो अंतर आप देख रहे हैं इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे अनुच्छेद 322 में क्या कह रहा है, लोक सेवा आयोग। क्या कह रहा है, लोक सेवा आयोग के बारे में बता रहा है, लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324, तो अनुच्छेद 300
324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 324 में क्या? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। तो आप कहें अनुच्छेद 326 में क्या है? तो अनुच्छेद 326 में लोकसभा के चुनाव है, और लोकसभा और राज्यसभा की जो विधानसभा के लिए निर्वाचनों का जो वयस्क लोग होते हैं, वयस्क लोगों के मताधिकार के आधार पर उनको वोट देने का जो राइट है, यानी मत देने का जो अधिकार दिया गया है, यानी चाहे लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव या चाहे विधानसभा का, उसमें जो मत देते हैं यानी जो वोटर हैं उनके आधार क्या होना चाहिए उसके बारे में इसमें बताया गया, यानी 326 में। तो इसका जो सही उत्तर है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा निर्वाचन आयोग का? तो 324 होगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। गोलकनाथवाद में, सज्जन सिंह 1965 में, शंकरी प्रसादवाद 1951 में, या केशवानंद भारतीवाद 1973 में। तो पहले समझते संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य क्या है। संविधान के आधारभूत संरचना का तात्पर्य है संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीति और लोकतांत्रिक आदर्शों को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। वो होता है संविधान की आधारभूत संरचना। तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कमी आप नहीं कर सकते हैं, भले आप उसमें कुछ और जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यह जो वाद, इसका जो सही उत्तर होगा वह डी होगा। अब 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न क्या है कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए या 1 वर्ष के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह 1 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे फैक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको यहां पर क्या है, रटे रहने चाहिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, यानी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, जब हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो यहां पे आपको दिया गया है भाग 9। भाग 9 में पंचायत के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? पंचायत के बारे में। पंचायत के बारे में बताया गया किस अनुच्छेद से? भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान में आपको पता है कुल 395 अनुच्छेद हैं। तो यह 243 से 243 अड़ तक कितना 243 अड़ जो पंचायत के बारे में बताया गया। अब बताइए हमें कि पंचायत के बारे में भारतीय संविधान में और कहां पे चर्चा किया गया है। ग्राम पंचायत के बारे में आपने सुना होगा, तो वह है भारत का यानी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी अनुच्छेद 40 में आप देखेंगे जहां पर ग्राम पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ए होगा, यानी भाग 9 में पंचायत के बारे में बताया गया। तो फिर यहां पर भाग 6 में क्या है? भाग 6 की बात करते हैं तो भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया, यानी अनुच्छेद 152 से 237, यानी यहां पे किसके बारे में बताया गया है? राज्य के बारे में। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक के बारे में यहां पर क्या किया गया है? उल्लेख किया गया। भाग 3 में क्या है? सबको मालूम है कि यहां पर एफआर की बात कर रहा है, यानी मूल कर्तव्य यानी मूल अधिकार के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? मूल अधिकार के बारे में बात कर रहा है, यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स किस में है? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार हमारे दिए गए हैं। फिर आपका भाग 4A की बात कर रहा है।
भाग 4 की बात नहीं कर रहा है, भाग 4A की बात कर रहा है। तो भाग 4A में मूल कर्तव्य यानी FD के बारे में बताया गया है, यानी फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं उनके बारे में बताया गया है, जिसमें 11 हमारे मूल कर्तव्य यानी अनुच्छेद 51 क में क्या है, हमारा FD के बारे में पूरा उल्लेख किया गया है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं और अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र के राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1959 को। कहां हुआ था? तो राजस्थान में। राजस्थान का वह स्थान है नागौर। क्या है? नागौर है। यहां से पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा कि लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? यानी शिल्पी की बात कर रहे हैं, किसे कहा जाता है? तो यहाँ के 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आचार्य नरेंद्र देव, GV राव, BR मेहता या LM सिंधवी। तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा, तो इसका जो सही उत्तर है BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता। तो अब बात देखेंगे कि बलवंत राय मेहता जी 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक, और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की जांच के लिए और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है। यानी एक समिति का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। इस समिति का काम क्या था? इस समिति ने नवंबर 1957 में यानी 52 में आते हैं 2 अपने कार्यक्रम लेकर, और 1957 में क्या करते हैं? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, और इस रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की क्या की जाती है? सिफारिश की जाती है। इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश को बाद में पंचायती राज व्यवस्था का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन A और कारण R दिया गया है। कथन A कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने आत्मा कहा था। ठीक है, फिर कारण कह रहा है, कारण R, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट A है, A तथा R दोनों सही हैं। R A का सही स्पष्टीकरण, A का सही स्पष्टीकरण R है। B कह रहा है A और R दोनों सही हैं किंतु A का सही स्पष्टीकरण R नहीं है। C कह रहा है A सही है किंतु R गलत है। D कह रहा है A गलत है किंतु R सही है। तो जब आप देखेंगे, जब आप संविधान पढ़ेंगे, आप वनडे एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, तो वहां पर भी आपको बताया जाता है कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको आत्मा कहा था। इसको आत्मा इसलिए कहा था, जैसा कि कारण में दिया गया है कि अनुच्छेद 32 क्या कह रहा है? मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। आप देखेंगे कि अनुच्छेद, जब आपके मूल अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यदि उसका हनन हो रहा है तो आप परमादेश, उत्प्रेक्षा, तो ऐसे आपके जो रिट्स हैं, रिट्स के माध्यम से आप कहां जा सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, जब आपके मूल अधिकारों का हनन होता है। इसको समझिए कि मान लीजिए आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, जैसे कि कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है और अपराध करके, यदि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यह व्यक्ति है, ठीक है, यह कोई व्यक्ति है और इसने क्या किया? अपराध कर दिया। जैसे इसका
तत्कालिक उदाहरण आप ले सकते हैं कि अभी दिल्ली का मेहरौली का आपने एक कांड सुना होगा कि जिस लड़के ने एक मतलब जो उसकी प्रेमिका थी उसका क्या किया, 35 टुकड़ों में काट दिया। अब पुलिस उसको मान लीजिए गिरफ्तार करके ले गई और पुलिस क्या करती है, 24 घंटे के अंदर यदि मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत नहीं करती है तो उसका क्या होगा, मौलिक अधिकार का हनन होगा। यदि उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मजिस्ट्रेट के सामने दिल्ली पुलिस उसे प्रस्तुत यदि नहीं करे, यानी कहीं किसी भी स्टेट का पुलिस यदि किसी अपराधी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने यदि प्रस्तुत नहीं करती है तो उसके घर वालों क्या करेंगे, सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी जो भी उनके नजदीक होगा सीधे वहां पर पहुंचकर क्या करेंगे, उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत। यदि पुलिस भी इसे मानने से इनकार करती है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे क्या करती है, उन पे कार्रवाई भी कर सकती है। ठीक है, तो यह होता है हमारे मौलिक अधिकारों का कैसे संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपको समझ में आ गया कि इसका जो सही उत्तर होगा ए होगा, यानी ए और आर दोनों क्या है, सही हैं। ए आर का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बारे में उपबंध करता है, यानी पंचायतों की संरचना के बारे में उपबंध को अधिकृत है। तो राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत की संसद या भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा राज्य का विधानमंडल होगा। यानी कैसे कि जब हम भारत का संविधान देखते हैं, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 243 ग 1 के अनुसार राज्य का विधानमंडल के बारे में बताया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, यानी किसी नए राज्य को सृजित करना है तो उसके बारे में विधेयक को बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा। बी कह रहा है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। सी कह रहा है संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम बताएं इसका सही उत्तर होगा बी। आप कहेंगे बी इसका उत्तर सही कैसे होगा, कि जब भी नए राज्यों का यदि निर्माण किया जाता है तो नए राज्यों के निर्माण के लिए अनुच्छेद 368 अभी हमने इसकी चर्चा की थी। आप देखेंगे कि जब कूट वाला था वहां पे था, हमने वहां पे बताया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। क्यों नहीं अपनाई जाती है, क्योंकि जब विशेष वहां पे क्या होता है, विशेष प्रक्रिया होती है, तो विशेष प्रक्रिया का लंबा प्रोसेस होता है। तो नए राज्य का गठन करना है तो यहां पे क्या करती है, संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम मूल अधिकार कहते हैं, में संशोधन कौन कर सकता है। यदि मूल अधिकार में संशोधन करना है तो मौलिक अधिकार में संशोधन के लिए संसद क्या करेगी, कानून बनाएगी। यानी जब भी मौलिक अधिकार में संशोधन किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसकी जो मूल संरचना है, यानी जो भी उसकी मूल आधार है वह परिवर्तित ना हो। संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, अभी हमने जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा किया था, नए राज्य का सृजन विशेष प्रक्रिया द्वारा नहीं होता है, साधारण बहुमत द्वारा क्या होता है, कर लिया जाता है। लेकिन जब मूल अधिकार में हमने संशोधन करना होता है, यानी विशेष बहुमत अनुच्छेद 368 में जिसका जिक्र किया गया है, तो जब विशेष बहुमत होता है, यानी विशेष बहुमत का मतलब है कि उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उन सदस्यों में यानी 2/3 सदस्य होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। जब भी आप देखेंगे कि मूल अधिकार यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय और अनुच्छेद 19 को छोड़कर आपके सारे मूल अधिकार को क्या किया जाता है, निलंबित किया जाता है। यानी कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, उस पर रोक लगा दिया जाता है।
आपने ऐसा देखते हैं कभी कभी जब दंगे हो जाते हैं या वहां पे ऐसे कुछ कृत्य कार्य कर दिए जाते हैं तो मजबूरन वहां पर क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। तो वहां पर सिर्फ आपके दो अधिकार को छोड़ दिया जाता है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को। अगला समझते हैं कि मूल अधिकार आप जब बात करते हैं, पहले जब हमारा संविधान का निर्माण किया गया था तो उस समय हमारे पास कितने अधिकार थे, 7 अधिकार थे। इन 7 अधिकार थे, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था, इसका उत्तर आप कमेंट करके हमें बताएं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब संपत्ति का जो अधिकार है वर्तमान समय में, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। क्या पूछ रहा है, विदेश नीति से संबंधित पूछ रहा है। अनुच्छेद आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए अनुच्छेद 380, बी 312, अनुच्छेद 60 और डी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 51। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यानी जब भी आप पेपर देखेंगे यूपी के, खास करके जो पेपर पूछे जाते हैं यानी यूपी पीसीएस के, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं। बिहार में आप चले जाए तो वहाँ पे 5 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 380 क्या है। अनुच्छेद 380 में राष्ट्रपति के बारे में उपबंध किया गया है, लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो जब 7वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी 7वां जब संविधान संशोधन किया गया 1956 द्वारा, इस राष्ट्रपति के बारे में जो उपबंध था उसको समाप्त कर दिया गया। अब ये राष्ट्रपति के बारे में उपबंध क्या है, इसकी चर्चा हम क्लास में करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ प्रश्न को ही कोशिश कर रहे हैं लगाने की और आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम समझा सकें। ठीक है, दूसरा बात कर रहा है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा है और अनुच्छेद 60 में कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। तो अब आपके पास बचता है अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 51 में विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है, अब ये मत समझ लीजिएगा कि 51A की, वहां पर कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि नहीं सर यहाँ पर तो मूल कर्तव्य की बात कर रहे हैं यानी फंडामेंटल ड्यूटी, तो भाग 4 क में दिया गया है और अनुच्छेद 51 क में उसका उल्लेख है, लेकिन विदेश नीति से संबंधित जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 51 है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से कूट से सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 148 और अनुच्छेद 323। ठीक है, तो अभी हम अनुच्छेद 315 में क्या है मान लीजिए नहीं पता है। अभी इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन लगाए थे। अनुच्छेद 280 क्या है, अनुच्छेद 280 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। तो अब देखिए 2 का बी किसमें है, तो 2 का बी आप देखेंगे एक ए में दिख रहा है और सी में दिख रहा है, यानी डी ऑप्शन और बी ऑप्शन क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया। अब आप यहाँ पर 50-50 प्रश्न पे पहुंच जाते हैं, यानी या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा। अब अगला पहुंचते हैं, देखते हैं आपने संघ लोक सेवा आयोग तैयारी कर रहे हैं तो पता होगा कि संघ लोक सेवा आयोग यानी किस अनुच्छेद में है, तो 315 की बात करते हैं। अनुच्छेद 315 में क्या है, संघ लोक सेवा आयोग है। तब देखिए 1 का डी किसमें है, तो 1 का डी आपका यहां पे दिख रहा है, तो सी भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया और इसका सही उत्तर आपका होगा ए यानी। और 148 में क्या है, अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक और अनुच्छेद 323 में प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है। ठीक है, तो इस तरह इसका सही उत्तर क्या हुआ, ए हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो पहले हम समझते हैं कि सहकारी समितियां होती क्या हैं। सहकारी समितियों का मतलब है कि इसे हम
सहकारी संस्था के भी नाम से जानते हैं, या सार्वजनिक निगम के भी नाम से जानते हैं, या सहकारी उपक्रम या अन्य नामों से भी इसे हम जान सकते हैं। सहकारी समिति का मतलब है ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो समान रूप से क्या करें, आर्थिक उद्देश्यों के लिए, उद्देश्यों के साथ, यानी आर्थिक उद्देश्यों। सहकारी समिति ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो समान रूप से आर्थिक उद्देश्यों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। साथ मिलकर काम करने का मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझिए कि मान लीजिए कि हम शिक्षक लोग हैं और हम सभी शिक्षक मिल करके सोचते हैं कि समाज का क्या है, कल्याण करें। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए कि आप विद्यार्थी हैं और आपके ग्रुप में, यानी आप लोग विद्यार्थी हैं, ठीक है, और आप सभी विद्यार्थियों क्या किए, मिल करके एक टीम बनाए, एक संस्था बनाए और उस संस्था का नाम आपने XX रख दिया। क्या रख दिया, XX रख दिया। और सभी लोग मिलकर क्या किए, गरीब बच्चों के लिए जो बुकें हैं, यानी जो किताब आप दुकान से खरीदते हैं वो महंगी होती है, यानी किसी भी बोर्ड का मान लीजिए आपने किताब, मान लीजिए आप यूपी से हैं या बिहार से हैं, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड का क्या किया, आप लोगों ने किसी दुकान से जाके, किसी पब्लिकेशन से जाके आपने डायरेक्ट क्या किया, बात कर लिया। अब यहां पर मान लीजिए क्या हो गया, पब्लिकेशन हो गया, तो आपने पब्लिकेशन वालों से क्या किया, डायरेक्ट बात कर लिया। बीच में जो मीडिएटर होते हैं, जो बिचौलिया हैं, वो खत्म हो गए, ठीक है, यानी मीडिएटर का यहां पर जो काम था वह क्या हो गया, खत्म हो गया। और जो मीडिएटर के माध्यम से आपको किताब मिलता था यहां पर मान लीजिए 250 रुपए में, लेकिन जब यहां पर मीडिएटर नहीं है और सीधे आप परचेज कर रहे हैं, अब इस किताब की कीमत मान लीजिए आपको 100 रुपये है। अब इस 100 रुपीज के माध्यम से आप जो किताब खरीद रहे हैं, जो गरीब बच्चों में आप इसको बेच रहे हैं, वो कितने में बेच रहे हैं, 150 रुपए में ही बेच रहे हैं। तो जो लोग दुकान से किताब खरीद रहे थे उनको महंगा पड़ रहा था, आपसे ले रहे हैं किताब क्या है, सस्ता पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि आपने जो बुक खरीदे, जो किताब खरीदे, वो किससे खरीद रहे हैं, सीधे आप पब्लिकेशन से खरीद रहे हैं। इसी को हम कहते हैं सहकारी समिति। तो अधिकतम जो सदस्यों की संख्या की बात करती है, उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो इसमें जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वह 21 हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। ऑप्शन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, दूसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा है सी ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, और डी ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी। तो जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी यानी महान्यायवादी क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है, ठीक है। तो महान्यायवादी को हम अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन, यानी 2016 में 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए थे भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।